चलिए स्टूडेंट्स, आज से हम लोग +1 क्लास की ज्योग्राफी का जो 5th चैप्टर है मिनरल्स एंड रॉक्स उसके बारे में रीडिंग करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। द अर्थ इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। अब अर्थ के बारे में बताया है कि पृथ्वी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी हुई है। विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उनसे मिलकर बनी है। These elements are in solid form in the outer layer of the earth and in hot and molten form in the interior। अब इसके बारे में बताया है कि इसकी जो बाहरी परत है ये तत्व ठोस रूप में है और इसकी जो आंतरिक परत है, अंतरतम का जो हिस्सा है, उस हिस्सों उसके अंदर ये क्या बताया है, गर्म एवं पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं। About 98% of total crust of the earth is composed of 8 elements। अब पृथ्वी के बारे में बताया कि पृथ्वी के संपूर्ण क्रस्ट का या प्रॉपर्टी का लगभग 98% जो हिस्सा है, 98% जो भाग है 8 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं वो? जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम and magnesium, and the rest is constituted by titanium, hydrogen, phosphorus, manganese, sulfur, carbon, nickel and other elements। यानी कि 2% के अंदर किन किन को शामिल किया गया है? टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फ़र, कार्बन, निकिल एवं अन्य प्रकार के जो पदार्थ हैं उनसे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो क्रस्ट का जो फॉर्मेशन है किस प्रकार से हुआ है। तो मेनली आप लोगों को जो 8 एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, आइए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। 8 एलिमेंट्स कौन कौन से? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये तो कौन से हैं? ये तो 98% जो पार्ट है उसको कवर किए हैं क्रस्ट का। जबकि 2% के अंदर किसको रखा गया है? 2% के अंदर रखा गया है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फ़र, कार्बन, निकेल और अन्य प्रकार के जो पदार्थ हैं उनसे। तो इस तरीके से हमने देखा जो प्रॉपर्टी की जो संरचना है उसके अंदर बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर देखते हैं। द एलिमेंट्स इन द Earth's crust are rarely found exclusively but are usually combined with other elements to make various substances। अब भू प्रॉपर्टी के बारे में बताया, इस क्रस्ट के बारे में बताया है कि क्रस्ट पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते हैं, बल्कि नेचुरली क्या है, ये सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। These substances are recognized as minerals। और इन्हीं पदार्थों को क्या नाम दिया है? खनिज का नाम दिया है। तो याद रख लीजिए आप लोग खनिज की डेफिनेशन, मिनरल की डेफिनेशन क्या है? द एलिमेंट्स इन द अर्थ्स क्रस्ट रेयरली फाउंड exclusively but are usually combined with other elements to make various substances and these substances are recognized as minerals। ये अगर आपसे पूछी जाए कि खनिज की परिभाषा क्या है, तो क्रस्ट के ऊपर या भू प्रॉपर्टी पे पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः एक दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं और इन पदार्थों को खनिज का नाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग अप द लिथोस्फीयर आर लिमिटेड, दे आर कंबाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज टू मेक अप मैनी वेराइटीज़ ऑफ मिनरल्स। यद्यपि क्या बताया, स्थलमंडल का जो निर्माण है, लिथोस्फीयर का जो निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या बहुत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीक़ों से होता रहता है, कॉम्बिनेशन उनका विभिन्न तरीक़ों से होता रहता है। देयर आर एटलीस्ट 2000 मिनरल्स दैट हैव बीन नेम्ड एंड आइडेंटिफाइड इन द अर्थ्स क्रस्ट, बट ऑलमोस्ट all the commonly occurring ones are related to 6 major mineral groups that are known as major rock forming minerals। अब इनके विषय में बताया है
कि भूपर्वटी पर कम से कम, क्रस्ट के ऊपर कम से कम कितने 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है, मिनरल्स को पहचाना गया है और उनको नाम भी दिया गया है। लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित है, यानी कि 6 जो मेन जो मिनरल्स हैं उनसे किसी न किसी रूप से क्या है, ये संबंधित होते हैं। और इन्हीं को क्या कहा गया है, दैट आर नोन एज मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, जिनको रॉक फॉर्मिंग यानी कि शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इज़ द हॉट मैग्मा। अब मुख्य जो सोर्स है वो बताया है किनका, मिनरल्स का, कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला जो मैग्मा है, इंटीरियर पार्ट के अंदर जो मैग्मा पाया जाता है वही क्या है, सभी खनिजों का मूल स्रोत है। मुख्यतः उन्हीं से विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो बने हैं। एंड मैग्मा कूल्स, crystals of minerals appear and a systematic series of minerals are formed in sequence to solidify so as to form rocks। अब बताया कि किस तरीके से रॉक्स का निर्माण हो रहा है, कि जब ये मैग्मा ठंडा होने पर खनिजों के इसमें से क्रिस्टल बनने लगते हैं, और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस शैल बनता है, खनिजों की जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्रमबद्ध जो श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। और उसी श्रृंखला के दौरान क्या कहा है, आगे देखिए, मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स रेस्पेक्टिवली। अब कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के बारे में बताया है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे जो खनिज हैं उनको कार्बनिक पदार्थ कहा गया है, और ये ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं। ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स इन टर्म्स ऑफ देयर नेचर एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ गिवन बिलो। आप क्या कहा है, इनकी विशेषता के आधार पर कुछ जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं उनकी प्रकृति के आधार पर, उनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके आधार पर इस प्रकार से दिया गया है। कौन कौन सी हो, सबसे पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इन मिनरल्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया है, आइए जानते हैं। सबसे पहले क्या बताया है, भौतिक विशेषता के आधार पर एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल का जो बाहरी रूप है, डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्यूब्स, ऑक्टेड्रॉन्स, हेक्सागोनल, प्रिज्मस एक्सेट्रा। अब क्रिस्टल का जो बाहरी रूप है उसके बारे में बताया, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो बताई गई हैं, कि जो अणुओं की जो आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होता है इसका जो बाहरी रूप है, जैसे कि घनाकार है, अष्टभुजाकार है, षड्भुजाकार है, क्यूब्स, ऑक्टेड्रॉन्स, हेक्सागोनल या फिर प्रिज्म आदि। एक बार फिर से देखिए इसको, एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म के बारे में, कि क्रिस्टल का जो बाहरी रूप है अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा, कि अणु किस प्रकार से आंतरिक रूप से बंधे हुए हैं उस तरीके से इनका, इस व्यवस्था का निर्धारण होता है, कि वो घनाकार हैं, अष्टभुजाकार हैं, षट्भुजाकार हैं, प्रिज्म आदि। और उसके बाद नेक्स्ट है क्लीवेज, यानी कि विदलन। अब क्लीवेज के बारे में क्या बताया है, टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शंस प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेस, रिजल्ट ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स may cleave in one or more directions and at any angle to each other। अब विदलन के बारे में क्या बताया है, कि सापेक्षित रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की, यानी कि एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर टूटने की जो प्रवृत्ति है अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम है। एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर ये टूट सकते हैं। विदलन का मतलब यहाँ क्या हो गया, ये समझ लीजिए कि टूट कर अलग होना। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मीन्स विभंजन, ये क्लीवेज का ही दूसरा रूप है।
आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स सो कॉम्प्लेक्स देयर आर नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स द क्रिस्टल विल ब्रेक इन एन इरेगुलर मैनर नॉट अलॉन्ग प्लेन ऑफ क्लीवेज। किंतु यहाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ क्या है, अनियमित रूप से टूटता है। फ्रैक्चर जो हो रहा है वो अनियमित रूप से हो रहा है, जबकि क्लीवेज क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से या अरेंजमेंट के रूप में क्या है, टूट रहा है वो कोई भी जो कोण है। तो फ्रैक्चर के बारे में क्या बताया है कि अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। विदलन के अंदर क्या बताया था, क्लीवेज के अंदर क्या बताया था कि उसके अंदर जो अणु हैं वो सिस्टमेटिक या रेगुलरली क्या है, टूटते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लस्टर। लस्टर मीन्स चमक। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। अपीयरेंस ऑफ मिनरल्स या मटेरियल्स विदाउट रिगार्ड्स टू कलर, ईच मिनरल हैज़ डिस्टिंक्टिव लस्टर लाइक मेटेलिक, सिल्की, ग्लॉसी एक्सेट्रा। अब रंग के आधार पर क्या बताया है, चमक के आधार पर क्या बताया है, रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक, प्रत्येक खनिज को की अपनी चमक होती है। जैसे कि यानी कि मोस्टली जितने भी मिनरल्स हैं उनकी खुद की क्या है, चमक होती है। जैसे कि मेटेलिक होगी, रेशमी होगी या ग्लासी एट्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट क्या होता है, कलर, रंग। रंग के आधार पर भी इनका जो फिजिकल जो फीचर है वो डिफाइन किया जाता है मिनरल्स का। आइए कलर के बारे में और देखते हैं। सम मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर डिटरमाइंड बाय द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मैलेजाइट, ओजराइट, क्लोरोपाइराइट एट्सेट्रा। एंड सम मिनरल्स आर कलर्ड बाय impurities. For example, because of impurities, quartz may be white, green, red, yellow etc. अब रंग के आधार पर क्या बताया है कि कुछ खनिजों के रंग उन्हीं परमाणविक संरचना से निर्धारित होते हैं। उनके परमाणु की जो संरचना है उसी से क्या है, निर्धारित हो रहा है उनका रंग। जैसे मेलाकाइट है, एजुराइट है, कैल्सोपाइराइट है आदि। तथा कुछ खनिजों में क्या है, उनकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धियाँ हैं, उनकी वजह से भी रंग आ जाते हैं। उदाहरण दिया है यहाँ पर। उदाहरण के लिए अशुद्धियों के कारण जो क्वार्टराइज है उसका रंग सफ़ेद हो जाता है, हरा हो जाता है, लाल या पीला किसी भी प्रकार का हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल फीचर क्या है इनकी मिनरल्स की। स्टीक का मतलब होता है उसके ऊपर जो धारियाँ लहर सी बन जाती हैं। कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल, इट मे बी of the same color as the mineral or may differ. Malachite is green and give green streak. Fluorite is purple or green but give a white streak. अब इनके बारे में बताएं, धारियों के बारे में, कि किसी भी खनिज के पिसने के बाद जो पाउडर बनता है, पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का भी हो सकता है, बिल्कुल उसी रंग का या डिफरेंट कलर का भी हो सकता है। अब मेलाकाइट का रंग बताएं, मेलाकाइट का रंग हरा होता है, उस पर धारियाँ भी होती हैं, हरी होती हैं, यानी कि जो धारियाँ वगैरह बनती है, स्टिक बनती है, वो कैसी है, हरी बनती है। जबकि फ्लोराइड का रंग बैंगनिया हरा होता है, जबकि इस पर जो सफ़ेद रंग की धारियाँ बनी होती हैं। तो इस तरीके से भी इनकी पहचान की गई है। अब नेक्स्ट देखिए आगे क्या बताया है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। आइए इनके बारे में और जान लेते हैं। इनकी जो फीचर है, transparent light rays pass through so that objects can be seen plainly. Translucent light rays pass through but will get diffused so that objects cannot be seen. Opaque light will not pass at all. अब इसकी पारदर्शिता के बारे में बताया कि प्रकाश की जो किरणें हैं इस प्रकार आर पार जाती हैं कि वस्तु सीधी देखी जा सकती है। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारभासी, प्रकाश किरणें आर पार होती हैं लेकिन उनके फैलने, विस्तृत हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। उसके बाद नेक्स्ट बताया है ओपेक। ओपेक मतलब, ओपेक का क्या मतलब, यहाँ अपारदर्शी, जिसके अंदर देखा नहीं जा सकता। क्या कह रहा है ये, अपारदर्शी के बारे में बताया, प्रकाश की किरणें हल्की सी भी आर पार नहीं होंगी। तो इसके आधार पर भी, इनकी ट्रांसपेरेंसी के आधार पर भी इनको पहचाना गया है।
उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। आइए इसकी संरचना के बारे में और जान लेते हैं। पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल्स, फाइन, मीडियम और कोर्स ग्रेन, फाइब्रस, सेपरेबल, डाइवर्जेंट, रेडिएटिंग। अब संरचना के बारे में क्या बताया है? प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था होती है, पतला, मध्यम या खुरदरे पिसे हुए, तंतुयुक्त, अलग करने योग्य, अपसारी, विसरणकारी। इस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर देखी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ जो फीचर है इसकी हार्डनेस, कठोरता। कठोरता के आधार पर भी इनकी पहचान की गई है जितने मिनरल्स हैं। रिलेटिव रेसिस्टेंस बीइंग स्ट्रक्चर्ड स्क्रैच्ड, 10 minerals are selected to measure the degree of hardness from 1 to 10। अब देखिए कठोरता के आधार पर क्या बताया है? सापेक्षित प्रतिरोध का चिन्ह चिन्हित होना और 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरता मापना। और ये खनिज कौन कौन से हैं? दे आर टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, हेपेटाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, टोपाज, करंडम, डायमंड। अब इनके बारे में बताया है कि ये खनिज कौन कौन से हैं। ये 10 चुने हुए खनिज जिनको कठोरता के आधार पर मापा जाता है। टैल्क है, जिप्सम है, कैल्साइट है, उसके बाद फोर्थ देखिए फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्सपर, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम और 10th वाला कौन सा है? डायमंड, हीरा। अब कंपेयर टू दिस, फॉर एग्जांपल ए फिंगर नेल इज़ 2.5 एंड ग्लास और नाइफ ब्लेड इज़ 5.5। अब क्या किया है? उदाहरण के लिए इस तुलना में नाखून कितना है? 2.5 है तथा कांच या चाकू की जो नोक है वो कितनी है? 5.5 है। तो इस तरीके से इनकी हार्डनेस के आधार पर पहचान की गई किनकी? मिनरल्स की। उसके बाद लास्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि आपेक्षित जो भार है उसके आधार पर भी इनकी पहचान की गई है। आइए जान लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पर द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट weighed in air and then weighed in water and divide weight in air by the difference of the two weights। अब इनके बारे में बताया है कि आपेक्षित भार के अनुसार दी गई वस्तु का भार तथा बराबर उसका जो आयतन है, आयतन के पानी के भार का अनुपात, हवा एवं पानी में वस्तु का भार, इनको लेकर इन दोनों के अंतर से हवा में लिए गए भार से भाग दें। इस तरीके से इसका आपेक्षित भार निकल के आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए फॉर्मूला बताया है। क्या करना होगा कि जो वस्तु दी गई उसका भार तथा बराबर उसके बराबर के आयतन वाले वॉल्यूम के पानी के भार का अनुपात, और क्या बताया है? हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा में लिए गए भार से इसको भाग दे दें। इससे फिर क्या निकल के आ जाएगी? उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलिए अब आगे देखिए क्या बताया है मिनरल्स के बारे में। ये तो थे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब मिनरल्स की जो क्लासिफिकेशन किया है आइए उसको और जान लेते हैं। देखिए भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स सबसे पहले हमने लिए हैं जो अधात्विक खनिज है जिसमें मेटल नहीं होता। इससे पहले हम लोग लेंगे मेटेलिक मिनरल्स। देखिए इसकी दो कैटेगरी बनाई है, मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। आइए जानते हैं मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। दीज मिनरल्स कंटेन मेटल कंटेंट एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब मेटेलिक मिनरल्स के बारे में क्या बताया है कि ये जो मिनरल हैं ये क्या है? मेटल कंटेंट की हैं, मेटल कंटेंट इनके अंदर कंटेन है। एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, उनको 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से मेटल हैं? नंबर 1 प्रीसियस,
सबसे पहले कौन सी लिए हैं, जो प्रीशियस मेटल हैं। कौन कौन से आ गए इसके अंदर, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, एक्सेट्रा। तो ये थे मेटालिक मिनरल के अंदर सबसे पहली जो कैटेगरी है प्रीशियस मिनरल्स की या प्रीशियस मेटल्स की। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड जो कैटेगरी है वो है फेरस मिनरल्स या फेरस मेटल्स। अब आयरन एंड अदर मेटल्स ऑफन मिक्स विद आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ स्टील। अब इनके बारे में बताया है कि जो लौह धातु हैं या लौह एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं, उनको क्या कहा गया, फेरस मेटल्स। और तीसरी जो कैटेगरी है मेटालिक मिनरल्स की वो है नॉन मेटालिक मिनरल्स या नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मेटल्स। आइए इनके बारे में जानते हैं। इंक्लूड मेटल्स लाइक कॉपर, लीड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। अब इनके बारे में बताया, जो एलोह धातु हैं इनमें तांबा, सीसा, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम आदि धातु शामिल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन मेटालिक मिनरल, अधात्विक खनिज। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट। इनके बारे में बताया है, इसमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते, मेटल के जो अंश हैं उपस्थित नहीं होते। सल्फर, फास्फेट एंड नाइट्रेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब अधात्विक खनिज के एग्जाम्पल दिए कि गंधक, फास्फेट, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, अधात्विक खनिज हैं। इनको मिनरल की कैटेगरी के अंदर तो रखा गया, लेकिन ये नॉन मेटालिक नेचर के हैं। सीमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। सीमेंट भी क्या है, अधात्विक खनिजों का एक मिक्सचर है, मिश्रण है। बाकी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। दैट्स ऑल।